हेलो स्टूडेंट्स, ये जो मॉक टेस्ट आपने दिया था बच्चे, उसमें मैंने सिलेक्टेड कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन से दिया था और मैंने मेंशन किया था ये वेरी सिमिलर टू जेईई एडवांस नहीं है, क्योंकि जेईई एडवांस में हमारे पास मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जब लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाएगी। यहाँ पे जो मैंने आपको देने की कोशिश की, दे आर कम्प्लीटली न्यू एंड डिफरेंट फ्रॉम दोज एग्जिस्टिंग पैटर्न्स, ठीक है, ताकि आपको इन चीज़ों से डील करना आ जाए, ठीक है, विद दैट ऑब्जेक्टिव आई गेव यू। तो अगर ये क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, डज नॉट मीन कि वो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स पे होंगे, कंप्लीटली डिफरेंट ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड होंगे। एंड इनफैक्ट मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे एक पेपर में 2, 3, 4 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगर वो नहीं हुए दे लूज पेशेंस एंड आगे की जो इजी क्वेश्चंस भी है वो उन्हें कर नहीं पाते हैं। तो बच्चे इस बात को समझो ना, हम सब मैथ्स पढ़ते हैं, इक्वेशंस को तो समझते हो ना, हर क्वेश्चन में अलग टॉपिक इन्वॉल्व है, हर क्वेश्चन में अलग ट्रिक इन्वॉल्व है। इट इज काइंड ऑफ एक पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, अगर एक के साथ हमारी अनबन हो गई, डज इट मीन दैट हम किसी के भी साथ गेट अलॉन्ग नहीं कर सकते? आई वांट टू टैग एवरीबडी लाइक दैट? नहीं ना। उसी तरह से बच्चे एक पेपर में अगर 3, 4, 5 क्वेश्चन भी नहीं हुए, उससे ज्यादा भी नहीं हुए, डोंट बॉदर, क्योंकि हमारे मार्क्स उन्हीं से आने हैं जो क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनके बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से वो सफर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको जो तरीका बताया ना क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का, अगर आप उस तरीके पे स्टिक करते हैं तो आपको ये दिक्कत आ ही नहीं सकती, ठीक है। अब इसे डिस्कस करते हैं। लुक एट फंक्शन, डोमेन है 0 to 3π/2 बट नॉट अल्फा, कोडोमेन है -1 to 1, फंक्शन इज sin x मल्टीप्लाइड विद दिस। अब बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्यों दिया है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो x की वैल्यूज हमारे पास है उसमें अल्फा है ही नहीं। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑल दिस x माइनस अल्फा इज ए नॉन जीरो क्वांटिटी। तो नॉन जीरो वैल्यू का तो कैंसिलेशन हो ही सकता है। तो बस ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको क्लैरिटी है कि आप कब कैंसिल कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, आप इमीडिएटली इसे करते चले जाएंगे। अब देखें, इट सेज f of x is on 2, then set of exhaustive values of alpha is what? मतलब हम sin x को on 2 बनाना चाहते हैं within this interval, तो ये अल्फा क्या होगा ताकि जो f of x क्रिएट हो वो on 2 आए, ठीक। तो उसके लिए आप sin x का ग्राफ देखें 0 से 3π/2 में, ठीक। हमें इसे बनाना है on 2, मतलब हमें रेंज ये चाहिए, राइट। बच्चा आप देखो 0 से 1 तक की जो वैल्यूज है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 0 to 1 लाइक दिस, ये वाले वैल्यूज, ये फंक्शन अचीव कर रहा है 0 to π/2 के लिए, राइट। एंड यही सेम सेट ऑफ वैल्यूज ये अचीव कर रहा है यहां से लेके यहां तक के लिए, मतलब π/2 से पाई तक में सेम सेट ऑफ वैल्यूज फंक्शन अचीव कर रहा है, 2 बार अचीव कर रहा है, राइट। लेकिन 1 जो है वो सिर्फ एक ही बार अचीव हो रहा है। और अगर हमें फंक्शन को ऑन 2 बनाना है तो हमें इसका रेंज -1 से 1 ही रखना है, करेक्ट है। दैट मीन्स जो हम रिमूव कर रहे हैं वो ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसकी डुप्लीकेसी ऑलरेडी हो रही है, ठीक है ना। दैट मीन्स यू कैन रिमूव एनी ऑफ दिस वैल्यूज बट नॉट π/2 एंड नॉट दिस सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब पाई से 3π/2, क्योंकि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है ना वो फंक्शन एक ही बार क्रिएट कर रहा है, और अगर आप उसी को रिमूव कर देंगे तो रेंज में वो वैल्यू क्रिएट ही नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आवर आंसर विल बी 0 to π माइनस π/2। समझ आया? और अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना बच्चे, आप कुछ बिगर लिखे, बिगर ड्रॉ किए, इसे आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इट सेज consider the function a to a which satisfies the condition f of x is equal to x. The number of such functions for a as 1 2 3 4 5 are just elements. f of x हमें x चाहिए। बच्चा क्या यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि f इनवर्स ऑफ x is f of x, सेल्फ इन्वर्टेबल फंक्शन हम उन्हें कहते हैं, ठीक है। अब अगर ये सिचुएशन ऑकर कर रहा है, इट मीन्स अगर f of x में x, y है तो f of x में y, x भी होना चाहिए, क्योंकि हमें ये तो क्लियर है अगर इसमें x, y होता है तो इसमें y, x होता है, और दोनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों के ही पास x, y एंड y, x दोनों ही होंगे, राइट। जिस तरह से आप सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में करते हो ना बच्चे, क्या पढ़ते हो आप सिमेट्रिक रिलेशन, r इज इक्वल टू r इनवर्स would imply it is a symmetric relation, है ना। exactly वही चीज इनवर्स फंक्शन के रिलेटेड आप आ जाओ। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो फंक्शन हम क्रिएट करें वो फंक्शन सिमेट्रिक नेचर का होना चाहिए, मतलब अगर उसमें x, y है तो y, x का होना जरूरी है। फाइन, अब वर्क करते हैं। हमारे पास इस तरफ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड हियर वी हैव 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट थिंग, अगर हम सिमेट्रिक बनाना चाहते हैं, हो सकता है
कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स x, x टाइप के ही हो। तो अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर x, x टाइप के हैं तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक तो बन ही जाएगा, है ना। सो फर्स्ट केस व्हेन ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स आर ऑफ द काइंड x, x, इस तरह का हम कितने फंक्शन बना सकते हैं, 1 to 1, 2 to 2, लाइक दिस 1, करेक्ट। अब आ जाते हैं बच्चे सेकंड सिचुएशन पे। अब हम सारे x, x नहीं चाहते हैं, इसका मतलब अगर x, y आएगा तो y, x भी साथ में आएगा। इसका मतलब जो भी डिस्कशन हम करेंगे दो एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे वो स्वैप होंगे, राइट। और उसमें भी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, 3 एलिमेंट होंगे जो x, x टाइप के होंगे एंड 2 एलिमेंट होंगे जो क्रॉस होंगे, मतलब x, y विथ y, x, लाइक दैट। और ये भी हो सकता है कि कोई एक एलिमेंट होगा जो x, x टाइप का होगा एंड एक पेयर क्रॉस करेंगे, सेकंड पेयर भी क्रॉस करेंगे। यही टोटल पॉसिबिलिटीज है ना। अब आंसर कैलकुलेट करते हैं। लेट्स टेक 3 एलिमेंट है जो सेल्फ के साथ कनेक्टेड होंगे और वो एलिमेंट्स कौन से होंगे, वी कैन चूज दैट इन 5 से 3 वेज एंड उनको हमें सेल्फ के साथ ही कनेक्ट करना है, दैट इज इन 1 वे। जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स है दे कैन बी कनेक्टेड ओनली इन 1 वे, क्रॉस ही तो करना है, राइट। ये कितना हो गया 5 से 3 एंड दैट इज 10, राइट। आगे बढ़ते हैं, कोई 2 पेयर को हम क्रॉस करेंगे एंड एक एलिमेंट सेल्फ के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चूज कर लेते हैं कि कौन सा वो एलिमेंट होगा जो अपने आप के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। वो हमारे लिए आउट ऑफ डिस्कशन रह गया। अब जो हमारे पास रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स बचे हैं, ध्यान से करना है। लेट मी टेक फर्स्ट एलिमेंट आउट ऑफ द रिमेनिंग। उसके साथ मैं कितने तरह से एलिमेंट को चूज कर सकती हूँ टू पेयर विथ, 3 वेज, राइट। सो 3 वेज ऑफ डिसाइडिंग कि 2 को मैं किसके साथ पेयर करूंगी। एंड वंस आई डिसाइडेड, लेट मी टेक, मैंने 2 और 3 को डिसाइड किया तो एक ही तरह से वो मैप हो सकते हैं एंड रिमेनिंग जो 2 एलिमेंट है दे कैन बी मैप्ड ओनली इन 1 वे। तो यहाँ पे ये आ जाता है। सो हियर आंसर इज 15। कोई और पॉसिबिलिटी हमारे पास है ही नहीं, राइट। यहाँ पे एक जगह पे बच्चे गलती कर सकते हैं, वो ध्यान देना। जब हमने कहा कि इन 4 में से कोई 2 को हम सिलेक्ट करेंगे और उन्हें क्रॉस करेंगे, बच्चे इस तरह से कर लेते हैं कि 4C2 हमने 2 एलिमेंट को चूज किया, क्रॉस तो हम एक ही तरह से कर सकते हैं एंड रिमेनिंग 2 को भी हम क्रॉस एक ही तरह से कर सकते हैं। सो दे आंसर टू इट आज 6, 5C1 into 6। आप देख सकते हैं आंसर बिल्कुल डबल हो रहा है। क्यों हो रहा है उस बात को समझ लेना। बच्चे 4 एलिमेंट से आप पहले 2 को चूज कर रहे हो। लेट्स सपोज इन चारों में से पहले मैंने 2 और 3 को चूज किया, ठीक है, एंड मैंने फंक्शंस काउंट कर लिए। अब ये भी तो हो सकता है कि पहली बार में मैंने जो 2 को चूज किया वो 4 और 5 है, तो ऑटोमेटिकली 2 और 3 बाद में क्रॉस हो रहे हैं, तो ओवरऑल तो फंक्शन सेम ही बन जाएगा ना। तो यहाँ डुप्लीकेसी होती है। तो जब कभी भी सिलेक्शन प्रोसेस को आप तोड़ के करते हैं तो वहां पे डुप्लीकेसी की चांस बन जाती है। बिल्कुल ध्यान रखते हुए आपको करना है। फाइन बच्चे, इसे टोटल कर दें, 26 इट इज हियर, ठीक। नेक्स्ट बच्चा, ये क्वेश्चन बिल्कुल अटेंशन देके करना है। इस तरह का क्वेश्चन PYQ में भी आपको मिल जाएगा। उसको मैंने बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। क्या मॉडिफिकेशन है अभी क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चे, यहाँ साइन है, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या लॉगरिदमिक फॉर्म है, सेम बेस है, तो क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं वो इनवर्स फंक्शन के फॉर्म में कनेक्टेड है, ठीक है। और इन दोनों में बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, काम करते हैं हम इसी का इनवर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इनवर्स फंक्शन लेते हैं तो x एंड y को इंटरचेंज कर देते हैं। x is sin inverse of log y minus 2 base 2, बचा sin x is equal to log of y minus 2, 2 power sin x is y minus 2, so 2 plus। ये हो गया इसका इनवर्स फंक्शन, right? But what we have is we have 2 power sin x. We do not have this. This is missing, right? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे 2 को ऐड करते हैं और यही चीज हम यहाँ कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। फाइन, माइनस π/2 टू π/2। अब आप इसे ओरली आंसर कर सकते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी और जिसे भी ये चीज याद है वो इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्टली आंसर कर सकता है। देखो, f of a टू f of b अगर लिमिट है तो हमारा आंसर आएगा b इंटू f of b माइनस a इंटू f of a। बच्चे बहुत मेहनत से ये सब रिजल्ट क्रिएट करते हैं हम, और अगर आप उन्हें याद रखेंगे तभी उसका बेस्ट यूज ले पाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन इस पैटर्न का है। ये दोनों तो इनवर्स है, फाइन है, आपको लिमिट भी तो चेक करना होगा ना। सो b देन f of b मस्ट बी देयर। चेक करते हैं, π/2 x सच π/2 बचा 2 पावर 1, 2 प्लस 2 4, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। माइनस π/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 1/2 होगा, 2 प्लस 1/2 5/2, परफेक्ट।
अब इस पार्ट का जो आंसर आएगा दैट इज पाई बाई 2 इंटू 4 2 पाई माइनस पाई बाई 2 इंटू 5 बाई 2 एंड माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा, राइट। एंड देन फ्रॉम हियर वी गेट, ये पाई बाई 2 है ना बेटा, सो वी गेट माइनस 2 पाई, ये कर देता है इसे कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विथ 5 पाई बाई 4। फाइन, नेक्स्ट बच्चे सभी क्वेश्चंस ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है विथ PYQs, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ। The number of ways in which 3 identical red balls and 3 identical white balls can be distributed among 3 students such that, इस कंडीशन को आप ध्यान देना, such that each student receives at least 1 ball, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट एंड एटमोस्ट तो बोलने और लिखने के लिए होता है, कैलकुलेशन तो एग्जैक्ट पे होता है ना। सो व्हेन वी से एटलीस्ट 1 बॉल, इसका मतलब एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, इन्हें हमें सम अप करना होता है। तो इन केसेस को हैंडल करने का बेस्ट तरीका होता है टोटल माइनस 0 बॉल्स। इसका मतलब टोटल में से हम उन केसेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिनमें कोई ना कोई स्टूडेंट एम्प्टी हैंडेड है, मतलब कोई ना कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई भी बॉल नहीं मिला। अब प्रोसीड करते हैं बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग पर्संस। डायरेक्ट केस है, हमें लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है। सो लेट्स टेक फर्स्ट स्टूडेंट रिसीव्स x1 number of red balls, second x2, third x3, total balls that we have are 3 and non-negative integral solution इसका आ जाएगा 3 plus 2 5 5c2 and we are supposed to distribute the white balls also, और उसके लिए भी सेम ही इक्वेशन क्रिएट होगा, that is 5c2। बच्चा ये है 100, दिस इज टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब इसमें से हम उन केसेस को रिमूव करेंगे जिनमें कोई भी बच्चा एम्प्टी हैंडेड रह जाए, ठीक है। और उसको कैलकुलेट करने का तरीका अगर किसी को नहीं पता बच्चे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार में आप देख लें और समझ लें, ठीक है। आप बताओ, जब आपने सेट पढ़ा तो A यूनियन B यूनियन C, इसका सिंपल सेंस में मीनिंग क्या होता है? If I talk about cardinality of A union B union C, what is it that we find out? We find out number of elements which are present in at least one of these 3 containers. ये हम फाइंड करते हैं ना, presence in at least one of them, right? और इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? S1 minus S2 plus S3, और अगर 3 से ज्यादा सेट है तो आप इसे ऑल्टरनेट साइंस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। S1 क्या होता है? प्रेजेंट इन वन सेट, दैट मीन्स n of A plus n of B plus n of C, right? And S2 is present in 2, मतलब A intersection B में है, या B intersection C में है, या C intersection A में है, and S3 is present in all 3। और ये फॉर्मूला बच्चे आप एक्सटेंड कर सकते हैं n नंबर ऑफ सेट्स के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहली बात आ रही है, 3 स्टूडेंट्स में से कोई ना कोई एम्प्टी हैंडेड रह जाए, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ दो स्टूडेंट्स इज एम्प्टी हैंडेड, एटलीस्ट वन, ठीक है। तो उसके लिए हम लेंगे S1 माइनस S2 प्लस S3, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स आर देयर। अब उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, वन ऑफ देम इज नॉट गेटिंग एनी, चूज कर लो कौन सा वो बच्चा है जिसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। वंस यू हैव चूजन, लेट मी टेक ए, एक स्टूडेंट का नाम है, उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हम उससे बाहर ही भेज देते हैं। अब हमारे पास रह गए हैं 2 स्टूडेंट्स, उनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट चाइल्ड गेट्स x नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड गेट्स y, एंड टोटल जो हम रेड बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 3 है। सो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन इज 4c1, 4, राइट। एंड बेटा हमें व्हाइट बॉल को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके पास व्हाइट बॉल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो तो कंप्लीटली एम्प्टी हैंडेड है, उसको हमने एनीवे रूम से बाहर ही भेज दिया है, ठीक है। सो फॉर दैट आल्सो आंसर विल बी 4। एंड S2, कोई 2 को कुछ भी नहीं दिया तो दोनों को हमने रूम से बाहर भेज दिया, तो सारे के सारे बॉल किसके पास गए? एक ही के पास गए, राइट। एंड S3, मतलब तीनों को ही कुछ नहीं मिला, वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो इट इज 0। बच्चे कैलकुलेट कर ले, 100 माइनस 16 इंटू 3 दैट इज 48 एंड दिस इज माइनस 3। सो ब्रैकेट ओपन अगर हम कर देते हैं बच्चा, 52 प्लस 3 एंड दैट इज 55। फाइन है। हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, a 7-digit number of the form this, all digits are different, is randomly formed, then probability that this will satisfy the condition A1 is greater than A2 is greater than A3 is greater than A4, and then फिर इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये जो 7-digit नंबर है, इसमें ये डिजिट जो सेंट्रल डिजिट है ना, मिडिल वाला डिजिट है, वो स्मॉलेस्ट है और दोनों तरफ वो असेंडिंग पैटर्न में है,
राइट। तो इस तरह के हम कितने नंबर्स बना सकते हैं? तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। बच्चे हमें 7 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज एंड 10 डिजिट में से एक यूज हो गया एंड रिमेनिंग 6 स्लॉट्स पे बच्चे जो हमारे पास रिमेनिंग 9 डिजिट्स है उन्हीं की हेल्प से हम उन्हें फिल करेंगे। सो दैट विल बी 9p6 और आप ऐसे भी कर सकते हैं 9 into 8 into 7 into 6 लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। इसे तो अभी के लिए आज इट इज रहने देते हैं, लेटर विल सिंप्लीफाई। ठीक है, अब इस तरह के नंबर्स कितने होंगे उस पे हम आ जाते हैं और वो डिस्कशन बिगिन कहाँ से होगा? इसी के हेल्प से होगा, क्योंकि दोनों तरफ का डिस्कशन इसी के ऊपर ही बेस्ट है और यही डिसाइड करेगा कि इन्हें हम कितने तरह से फिल कर सकते हैं और इन्हें कितने तरह से फिल कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू केसेस बाय कंसीडरिंग वैल्यूज फॉर द मिडिल डिजिट। ठीक है, तो अगर A4 0 है देन इन दैट केस बेटा ये जो डिजिट है 3 डिजिट्स वो रिमेनिंग 9 डिजिट्स में से कुछ होंगे, तो आप उन्हें सिलेक्ट कर लो 9C 3 वेज में, और जो आपने सिलेक्ट किया है उन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही प्लेस करना है एंड असेंडिंग ऑर्डर में हम उन्हें अरेंज तो एक ही तरह से कर सकते हैं। सो दिस इज 1। अब आ जाते हैं इस नंबर को कंप्लीट करने के लिए वी नीड टू डिस्कस दिस सेट ऑफ डिजिट्स आल्सो, राइट। अब बच्चे 3 + 1 4 डिजिट्स तो हम यूज कर चुके हैं, क्योंकि ओवरऑल हमें सारे के सारे डिजिट्स डिफरेंट ही चाहिए। टोटल 10 डिजिट्स में से 4 आर ऑलरेडी यूज्ड, कितने रह गए 6। उन 6 में से कोई भी 3 को आप चूज कर लें एंड उन्हें अरेंज, तो आप इधर से देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, राइट। सो दैट कैन बी डन ओनली इन वन वे, फाइन। अब अगर हम A4 को 1 कंसीडर करें, इन दैट केस वी हैव 8 डिजिट्स इन चॉइस, क्योंकि इस तरफ एसेंडी तो होना है ना, A4 से लार्जर ही होंगे ये वाले डिजिट्स। सो उन 8 में से कोई भी 3 को हम चूज करेंगे, उन्हें हम अरेंज एक ही तरह से कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमारे पास रह गए 5 डिजिट्स, सिलेक्ट एनी 3, राइट। अब आपको पैटर्न पता चल रहा है, आप उस पैटर्न में इसे डायरेक्टली कंप्लीट भी कर सकते हैं। 7C3 into 4C3 दिख रहा है, नेक्स्ट आ जाएगा 3C3 एंड दैट विल बी द लास्ट केस पॉसिबल। ठीक, सो दिस इज 6C3 into 3C3। बच्चे इन्हें हम सम अप कर देंगे एंड विल डिवाइड इट बाय दिस, सिंपल है। और ये कैलकुलेशन भी आप देख लो, बहुत बार क्या होता है बच्चे इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसमें मिस्टेक के चांस रह जाते हैं। व्हाट यू शुड डू इज 9C3 है, 9 into 8 into 7 upon 3 factorial and 6C3 is 6 into 5 into 4 upon 3 factorial, उसको तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। 8C3 is 8 into 7 into 6 upon 3 factorial, इसको हम रिमूव भी कर देते हैं। This is 10, तो it is, and next वाला बेटा 7C3 that is 7 into 6 into 5 upon 3 factorial, तो रह जाता है 35 and this is 4 and 6C3 is 6 into 5 into 4 upon 3 factorial that is 20 and this is 1। 3 factorial मतलब 6 है, ठीक है, 3 गया और यहाँ से 4 गया। 7 का प्रेजेंस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, राइट। और ये है 7 into 5, इसका मतलब 7 into 20 का प्रेजेंस तीनों जगह पे है, तो हम उसे ले लेते हैं कॉमन। 7 into 20 so we're left with 12, 7 into 20 so we're left with 4, 7 into 20 so it is 1 and ये है बेटा 20। इसे कंबाइन करते हैं बेटा, दिस इज 17 and 20 तो हम ले लेते हैं कॉमन। 17 into 7 that is 119 plus 1 तो 120, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन पे चलते हैं, दिस इज 20 into 120। P में जो है उसे हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4। बच्चा P का मतलब ये है कि 9 से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 6 नंबर का कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5 into 4 20 स्ट्रेट अवे कैंसल्ड, 6 को कर देते हैं हम कैंसिल, दिस इज 20। बच्चा ये है 4 का कैंसलेशन, सो दिस इज 5। सो ओवरऑल हमारे पास है 5 अपॉन 81 into 14, फाइन। सो हियर इट इज। नेक्स्ट बेटा, the number of distinct throws when 10 identical dice are thrown। बच्चे 10 identical dice को हम थ्रो कर रहे हैं तो कितने तरह के रिजल्ट बन सकता है? तो अंडरस्टूड है ना बच्चे, किसी भी डाइस में जो आउटकम आते हैं 1 2 3 4 5 6 ही आते हैं, बस हमें ये चेक करना है कि 1 कितनी बार आ रहा है। लेट x1 times 1 be in the result and x2 times 2 and so on, x6 times 6 is occurring and हमारे पास टोटल डाइस जो है वो 10 है और हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ही तो चाहिए। सो 10 + 5 15 C 5 डायरेक्ट।
और हमने डिस्कस भी किया हुआ है बच्चे, जब भी हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन कर रहे होते हैं या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अमॉन्ग डिस्टिंक्ट कंटेनर्स, देन इन दैट केस यू मस्ट ऑलवेज यूज लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन एंड पैरेलल टू द लाइन। अब लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है? दो प्लेन के फॉर्म में गिवन है, मतलब वो जो लाइन है ये इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से बनती हुई लाइन है। अब सिचुएशन को एनालाइज करें और बताएं, अगर इस लाइन को कंटेन करता हुआ हमें प्लेन चाहिए और जो लाइन की इक्वेशन है वो दो प्लेन में ही गिवन है, does it mean we are talking about a plane which contains the line of intersection of these two, that means p1 plus lambda p2 is equal to 0 की बात हो रही है, right? So हमारा यहाँ पे जो प्लेन अंडर डिस्कशन है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। अब बस हमें लैम्डा का वैल्यू चाहिए और हमें क्वेश्चन ने ये भी कह दिया कि ये जो प्लेन है ये इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब जो नॉर्मल टू द प्लेन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो इसका नॉर्मल क्या है? 1/a माइनस 1/b लैम्डा, ये है नॉर्मल के 3 कंपोनेंट्स, राइट? और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए ये जो सेकंड लाइन है हमारे पास उसके डायरेक्शन वेक्टर के साथ। उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा बच्चे? दो प्लेन को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मल्टीपल वेज आर देयर, राइट? बेस्ट तरीका देखो, जब कोई एक वैल्यू 0 होता है ना तो इसकी इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में आप ओरली लिख सकते हैं। लुक एट x by c इज इक्वल टू 1 प्लस जेड बाई डी। सो जेड प्लस डी बाई डी इज x by c एंड दैट इज इक्वल टू, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखना, y by 0। ठीक, तो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर c 0 d। परफेक्ट। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट से बेटा c by a, ये विद दिस 0 एंड दिस इज लैम्डा d। लैम्डा का वैल्यू बेटा माइनस c अपॉन ए डी, यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो वी गेट x बाई ए माइनस वाई बाई बी माइनस 1 माइनस c बाई ए डी इज इक्वल टू 0। बच्चा प्लेन का इक्वेशन तो हमें मिल चुका है, देखते हैं हमें इसे प्रेजेंट किस फॉर्म में करना है। जितने भी ऑप्शंस है ना हमारे पास, x का कोएफिशिएंट या तो 1 है या -1 है, तो क्लियर हो जाता है हमें a यहाँ नहीं चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, यो a हो गया यहाँ से कैंसिल, दैट्स इट। अब चेक कर लेते हैं x माइनस a का प्रेजेंस एंड देन y वाला जो कोएफिशिएंट है वो है माइनस a बाई बी। नाउ चेक 1 by 1 x माइनस a, यहाँ तो सारे प्लस साइन के साथ है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, और यहाँ तो x प्लस a है, x प्लस a है, हमारे पास तो x माइनस a का प्रेजेंस है, मतलब सिर्फ यही एक ऑप्शन रह गया है वेरीफाई करने के लिए, और उसमें यहाँ माइनस है प्लस प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, मतलब अगर हम इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन विल गेट दिस इक्वेशन। तो बच्चे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, the number of 1 1 functions from 1 2 3 4 and इधर है 1 2 3 4 5 6 7 such that f of I is not equal to I। इस कंडीशन को ध्यान देना। नॉर्मली जब कभी भी हमारे सामने इस तरह का क्वेश्चन आया है ना, उनमें ये दोनों सेट सेम थे, तो उसको तो हम डायरेक्टली डी अरेंजमेंट से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे, दैट इज द चैलेंज। लुक एट एफ आई नॉट इक्वल टू आई, मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए एफ ऑफ आई नहीं होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, टोटल माइनस इट इज हैपनिंग फॉर एटलीस्ट 1 एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे नहीं होना चाहिए वो कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, दैट विल गेट वेरी ट्रिकी। रादर हमें पता है कि हाँ एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आई, वो हम बहुत इजीली फुलफिल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर करने का तरीका क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस माइनस एटलीस्ट 1 ऑफ द एलिमेंट्स फुलफिलिंग एफ आई इज इक्वल टू आई कंडीशन। ठीक है, अब आगे करते हैं। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होंगे बेटा, 7p4, करेक्ट। एंड इसमें से अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आई। सो s1 माइनस s2 प्लस s3, एटलीस्ट 1 का कैलकुलेशन वहीं से होगा, राइट? तो लेट्स टेक 1 एलिमेंट इज फुलफिलिंग एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आई क्राइटेरिया। चूज कर लो कौन सा वो एलिमेंट होगा, उसको सेल्फ के साथ ही मैप कर दो। लेट्स सपोज मैंने 1 को चूज किया तो 1 1 के साथ ही मैप होगा, राइट? एंड जो बाकी के 3 एलिमेंट्स है वो रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ 1 1 मैपिंग करेगा, सो दैट विल बी 6p3, करेक्ट। s1 हो गया माइनस 2 एलिमेंट्स अब फुलफिलिंग द कंडीशन f ऑफ i इज इक्वल टू i, कौन से 2 होंगे चूज कर लें, और बाकियों को 1 1 मैपिंग से ज्वाइन कर दें। तो बाकी एलिमेंट्स हमारे पास कितने रह गए, 2 रह गए यहाँ पे, और यहाँ 5p2 एंड सिमिलरली कंटिन्यू बेटा 4c3 एंड हियर इट इज 4p
1। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कोई 3 एलिमेंट्स है which are fulfilling the condition f of I is equal to I, and last case will be all 4 are fulfilling that condition। 4 से 4 लिखो या नहीं लिखो तो 1 ही है ना बच्चे वैल्यू, एंड सेल्फ के साथ ही कनेक्टेड है मतलब 1। क्लियर है? सब छोटे छोटे से वैल्यूज है तो आप बहुत इजीली इसे खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट Sn is this, Tn is this। बच्चे इस तरह का क्वेश्चन PYQs में भी हमने डिस्कस किया है। प्रोसेस क्या रहता है, अगर इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता तो हम DI बेस सीरीज से इसे डील कर पाते, राइट? तो हम करेंगे एग्जैक्टली वही स्टेप। आप देखो, जैसे अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो आप r की जगह पे r बाई n क्रिएट करते हैं, है ना? एग्जैक्टली वही काम करें। सो r बाई n मतलब हमने n को ले लिया कॉमन, यहाँ आ गया n, नीचे हमें r बाई n चाहिए तो r बाई n किया तो n से मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर कॉमन आ गया, वी गेट 1 प्लस r बाई n। ठीक, एक n को कर देते हैं कैंसिल, ये है बच्चा समेशन में, एंड जब हम इसे di में कन्वर्ट करते हैं ये है x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 dx, एंड लिमिट्स 0 to 1 n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, आपको करना यही से ही है, और क्यों ये कर रहे हैं ये सब चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई है व्हेन वी डिस्कस्ड PYQs। ठीक है, तो अभी तो हम इसे डायरेक्टली करेंगे, इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। सबसे पहले बच्चा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड कर दो, 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ इट लिमिट 0 to 1, दिस इज 1 प्लस log 2। करेक्ट? अब आप बात को समझना, ये जो फंक्शन हमारे पास है इसका नेचर आपको पता लगाना है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दैट्स इट। उसके बाद हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। बताइए ये फंक्शन का नेचर क्या है, उसके लिए आप इसको डिफरेंशिएट कर लें, बेटर है। इसका डेरिवेटिव 0 और इसका आता है -1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, नेगेटिव है ना, मतलब ये जो फंक्शन है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। एंड फॉर एवरी डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग है तो इन दैट केस जो लिमिट 0 से बिगिन हो रहा है वो अपर साइड में होता है, मतलब जो एक्चुअल इंटीग्रल होता है, जो एक्चुअल एरिया होता है ना, उससे बड़ा होता है जो सीरीज r इक्वल टू 0 से बिगिन हो रही होती है, और जो r इक्वल टू 1 से बिगिन हो रही होती है वो स्मॉलर साइड में होती है। जैसे हम n नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाते हुए ऐड करते हैं ना, तो इस तरह से जो एक्चुअल एरिया है वो ये है, ये इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल के बीच में सैंडविच्ड होता है। बस उतना सा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आप सिर्फ ये ध्यान रखें अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का है तो जो 0 से स्टार्ट हो रहा है वो इंटीग्रल वैल्यू से एक्सीड करेगा, और जो 1 से बिगिन हो रहा है वो उससे स्मॉलर होगा। एंड इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एग्जैक्टली रिवर्स थिंग विल हैपन। ठीक है, अब आप यहाँ पे आंसर कर दें, ये 0 से बिगिन हो रहा है, दैट विल बी लार्जर देन द इंटीग्रल, सो Tn इज लार्जर देन द इंटीग्रल एंड Sn विल बी स्मॉलर देन द इंटीग्रल। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा, ये है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं तो है इन टर्म्स ऑफ dy बाई dx, तो इसके रूट्स को आप सॉल्व कर लें। सो दिस इज माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक बच्चे, 2 को तो हम कैंसिल ही कर देते हैं क्योंकि यहाँ 4 है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बनते हुए आएगा, वो हो गया कैंसिल। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ हियर, चेक करें, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह से तो हमें कुछ पूछा नहीं जाएगा। आप देख लो क्या वो सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे -1 है, मतलब -4ab है, और हम सबको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो डायरेक्टली लिख देते हैं दिस होल थिंग एज x माइनस 1/4x। तो बच्चे dy बाई dx के दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम प्लस साइन को लेके सिंप्लीफाई करते हैं देन इन दैट केस y डैश इज इक्वल टू 2x, और अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो y डैश इज इक्वल टू 1/2x। ठीक, अब दोनों ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के इक्वेशन से आप इजीली दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ओरली होना है, आप देखो dy इज इक्वल टू 2x dx, सो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c, ये तो हो गया एक सोल्यूशन। देन dy बाई dx इज 1/2x, सो 2 dy इज इक्वल टू dx बाई x, सो 2y इज इक्वल टू log x प्लस c। चेक करें, 2y इज इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ x का क्यूब प्लस साइन इनवर्स ऑफ y का क्यूब प्लस 3 साइन इनवर्स ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत पहले इस तरह का क्वेश्चन आया था, मैंने उसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। और ये किसके ऊपर बेस्ट है, आप देखो 8th 9th क्लास में आप लोग पढ़ते हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। बच्चे इक्वेशन सॉल्विंग में ना बहुत यूजफुल है, इसकी हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। देखो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस, राइट? तो अगर ये जीरो है, इसका जीरो होना would simply imply that either a plus b plus c is zero or this is zero, और ये जीरो होना क्या इंप्लाई करता है? a is equal to b is equal to c, राइट? तो आपको डायरेक्टली जब कभी भी इस तरह का कोई इक्वेशन दिया जाए, डायरेक्टली कहना है या तो ये हो रहा है या तो ये हो रहा है, राइट? आप अपने इक्वेशन में आप आ जाएं, a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ पे 1 है, 1 को हम करेंगे इधर शिफ्ट, तो क्या हम उसे -1 का क्यूब कह सकते हैं? सो वी हैव a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, c -1 है। सो डू वी हैव -3abc? बिल्कुल है, क्योंकि इस टर्म को हम लिख सकते हैं ना -3 -1 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू साइन इनवर्स ऑफ y, करेक्ट? इसे हम कह सकते हैं एज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, -1 इज 0 और साइन इनवर्स ऑफ x इज साइन इनवर्स ऑफ y, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, राइट? यही दो पॉसिबिलिटीज है, ऑप्शंस पे आते हैं। साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू π/2। ये तो कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ y को जब आप साइन इनवर्स ऑफ y में लिखोगे तो π/2 माइनस, तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सेकंड पे आ जाए, x प्लस वाई अपॉन साइन 1 इज इक्वल टू -2। यहाँ से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू साइन ऑफ -1, मतलब माइनस साइन 1, x इज दिस एंड y इज ऑल्सो द सेम, ठीक है? तो अगर हम x प्लस वाई की बात करते हैं, दैट इज -2 साइन 1 अपॉन साइन 1, दैट इज -2, बिल्कुल करेक्ट है। और ये तो एज इट इज ही है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चा, एफ ऑफ एक्स गिवन है, सेट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस के हेल्प से है। जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हें आप ग्राफिकली ही करो, बेस्ट तरीका है, इमीडिएट आंसर आएगा। बताओ, और ग्राफ ड्रॉ करना मतलब बस रफ स्केच हमें बनाना है वेवी कर्व के एनालिसिस से, ठीक है? सो वी हैव अल्फा डेल्टा बीटा असेंडिंग ऑर्डर में है, एंड अल्फा एंड बीटा पे ये नॉट डिफाइंड होगा। हियर जहां कहीं भी नॉट डिफाइंड होगा उसके नेबरिंग प्लेसेस पे इसका वैल्यू +∞ या -∞ आएगा, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, ठीक है? अब सबसे पहले साइन चेक कर लेते हैं। सभी का प्रेजेंस ऑड पावर के साथ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है? रफ स्केच आप देखें, बीटा के राइट में हर जगह फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ अनडिफाइंड है लेकिन पॉजिटिव है, मतलब +∞ से ग्राफ नीचे आएगा। एंड जब x इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी के सामने फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते, तो x² अपॉन x² दैट इज 1। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 1 को अप्रोच करेगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे बीच में इसने टर्न भी लिया हो, लेकिन हमारे लिए वो मैटर नहीं करता, जरूरत पड़ेगी तो विल डिफरेंशिएट एंड चेक, अदरवाइज हम उसे ओरली तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है? रफ स्केच चाहिए तो ऐसे ही रहने देते हैं। अभी नेक्स्ट इंटरवल पे आप देखें, नेगेटिव है और यहाँ नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ नेगेटिव इस तरह से वो आया, एंड यहाँ पॉजिटिव है एंड यहाँ नॉट डिफाइंड है, करेक्ट? क्या आगे आपको इस पार्ट पे ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत भी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी ऑन टू बन चुका है, -∞ से इन्फिनिटी तक ये ट्रैवल कर चुका है, एंड ये मेनी टू 1 भी बन चुका है, क्योंकि मल्टीपल इनपुट्स आर गिविंग अस द सेम आउटपुट, राइट? ग्राफिकली कैसे चेक करते हो? इफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट एनी पोजीशन कट्स द ग्राफ मोर देन वंस, इट इज केस ऑफ अ मेनी वन फंक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे द फंक्शन इज मेनी वन एंड इट इज ऑन टू, ठीक? नेक्स्ट बच्चे, दो इंटीग्रल गिवन है, फिर से सिचुएशन देखें, यहाँ 1/3 पावर है, यहाँ अंदर 2 है, यहाँ बाहर 1/2 है, अंदर 3 है, बिल्कुल रिवर्स हो रहे, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है इनवर्स फंक्शन के साथ ये कनेक्ट हो रहे हो। चेक करते हैं, अगर मैं इसे f कंसीडर करती हूँ तो y इज इक्वल टू 1 - x² होल पावर 1/3। बच्चा, इसका इनवर्स हम ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 - y² होल पावर 1/3। सो x³ इज इक्वल टू 1 - y², y² इज इक्वल टू 1 - x³ एंड y इज इक्वल टू 1 - x³ का स्क्वायर रूट, ठीक है? परफेक्ट है। अब हमने एक चीज पढ़ी है, f of x dx a to b प्लस f inverse of x dx f of a to f of b that is equal to b f of b minus a f of a, करेक्ट? डायरेक्ट यूज में लेना है बेटा, जब कभी भी इनवर्स फंक्शन एंड फंक्शन दोनों का इंटीग्रल साथ में हमें डिस्कस करना हो, ठीक है? क्योंकि मोस्टली वो सब क्वेश्चन नॉन इंटीग्रेबल फॉर्मेट पे ही होते हैं, ठीक? अब यहाँ पे देखें, इस फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं इसी को लिखूं, देन आई हैव 0 to 1 एंड ये है 1 - x² होल पावर 1/3 dx। आपको दूसरे को चेक भी नहीं करना है, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप लिखो, आगे बढ़ो। बताओ, इसका इनवर्स फंक्शन है 1 - x³
होल पावर 1/2 dx, है ना बच्चे। बताओ जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है, वो एफ ऑफ ए होगा, दैट इज 1, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा आज बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए, जो कि है 0, राइट। और क्वेश्चन ने जो I2 हमें दिया है वो 0 to 1 लिमिट है, इसका मतलब ये हमारे लिए माइनस I2 है और ये I1 है। सो व्हाट डू वी गेट, I1 इज इक्वल टू I2, राइट। आपसे पूछा गया है रेशियो क्या आएगा, 1, ठीक। नेक्स्ट, अगर आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पे वर्क किया है तो क्वेश्चन सिंपल सा है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 होने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट बेटा या तो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, उसी तरह से इसका डिस्क्रिमिनेंट या तो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम इसे 4 केसेस में डिस्कस कर लेते हैं। d1 एंड d2 बोथ आर 0, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लाइक दिस, ठीक है। तो फर्स्ट केस, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कब बनेगा, उसके लिए इसका d1 हम लिख लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका डिस्क्रिमिनेंट है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चा ये 0 बनता है अल्फा इज इक्वल टू -1 पे, और ये 0 बनता है अल्फा इज इक्वल टू 1/8 पे। इसका मतलब इन दोनों का कोएग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता कि दोनों साइमल्टेनियसली 0 बन पाए, तो ये केस तो बच्चा रूल्ड आउट है। सेकंड केस पे आ जाते हैं, अगर d1 का वैल्यू 0 है लेकिन d2 ग्रेटर देन 0 है, समझना भी बात को, किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है, इसका मतलब उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता हुआ होगा, राइट। एंड दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता हुआ होगा, और हम चाहते हैं कि दोनों का कोई साइमल्टेनियस सोल्यूशन हो, और इसके पास तो एक ही सोल्यूशन है क्योंकि हमें लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। ये इक्वल टू 0 तो बन रहा है, लेस देन 0 ये कभी नहीं बन रहा है, राइट। तो अगर दोनों को साइमल्टेनियसली सैटिस्फाई करता कोई सोल्यूशन होगा तो यही वाला होगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी इसके पास तो है ही नहीं, तो साइमल्टेनियस तो बन ही नहीं सकता, राइट। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये सोल्यूशन है कौन सा, अल्फा इज -1, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। सोल्यूशन आ रहा है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मींस x इज -1, ठीक है। अब इन्हीं अल्फा एंड एक्स के लिए चेक कर लो, अगर ये सैटिस्फाइंग है तो एक्सेप्टेड, अदरवाइज हम रिजेक्ट कर देंगे। चेक करते हैं बेटा, अल्फा इज -1 सो दिस इज -2, x इज -1 दिस इज 1 + 1 -2 इज इक्वल टू 0, तो यस इट इज सैटिस्फाइंग, तो ये एक हमारे लिए वैलिड वैल्यू है। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं, अगर d2 का वैल्यू इक्वल टू 0 है एंड d1 ग्रेटर देन 0 है, 0 से अपना वर्क स्टार्ट करें आप, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 मतलब अल्फा का वैल्यू है 1/8, और इस केस में इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से होगा, राइट। परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, ये एक्सप्रेशन आप चेक कर सकते हैं, x² - x + 1/4 मतलब x - 1/2 का होल स्क्वायर। वो x एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा, x = हाफ पे, राइट। अब चेक कर लो, अगर ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो कंसिडर करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। अल्फा इज 1/8, ये 1/8 है, ये 1/4 है, ये 1 है, तो ओवरऑल ये क्या देगा हमें, 1/4 + 1 - 1/8, राइट बेटा। बेटा ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसे तो ये सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, सो वी नीड टू इग्नोर दिस पर्टिकुलर अल्फा, राइट। अब ला जाते हैं लास्ट केस में, जब d1 एंड d2 दोनों ही पॉजिटिव है। अब इस केस को आप ध्यान से करना, इसका मतलब हमारे पास दो पैराबोला है एंड दोनों ही एक्स एक्सिस को कट करते हुए निकल रहे हैं, राइट। और एक का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो आप बता सकते हैं ना, -b/2a, तो यहाँ है -1 और यहाँ पे हाफ, तो ये लेफ्ट में है और ये पैराबोला राइट में है, एंड वी वांट दे मस्ट हैव ए यूनिक सोल्यूशन। यूनिक वर्ड को आप ध्यान दें, यहाँ पे तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एक से ज्यादा सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही थी। हमें चाहिए यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक ही जगह पे वो चीज ऑकर करना चाहिए, दोनों का साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस। तो क्लियर हो जाता है, जो सेकंड ग्राफ है वो इस तरह से होना चाहिए, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स बोथ द इक्वेशंस ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मैं बात कर रही हूँ, मस्ट हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, राइट। अब वन कॉमन रूट का कंडीशन बच्चे सबको पता है, क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, एंड हियर 1 -1 and 2 alpha, here we cross them, -1 -2 that is -3, इन्हें हम क्रॉस करते हैं, so 4 alpha minus alpha बचे 3 alpha इज इक्वल टू, इन्हें हम क्रॉस करते हैं 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पे हमें स्क्वायर लिखना होता है। सो वैल्यू ऑफ अल्फा दैट वी एंड अप गेटिंग इज आइदर 0 और -1, परफेक्ट है। अब कोई जल्दी नहीं करना है क्योंकि हमें इस तरह का सिचुएशन नहीं चाहिए कि ये जो ग्राफ है ना, ये
ये रूट देते हुए आगे चले जाए, उस केस में तो बच्चे दोनों का जो साइमल्टेनियस सोल्यूशन आएगा वो तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, ये सारे के सारे वैल्यूज आ जाएंगे जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे। हमें वो केस नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो उसके वेरिफिकेशन के लिए आप इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ अल्फा लेके चेक कर लें। बताएं, अगर हम अल्फा का वैल्यू 0 लेते हैं तो इस केस में ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व से बच्चा ये आ जाता है -2 से 0 आज सोल्यूशन, और इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हमें देता है 0 to 1, राइट। कॉमन वैल्यू हमारे पास एक ही है 0, और अगर आप ग्राफिकल एनालिसिस से भी करते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है इसका जो हायर वाला रूट है वो उसका कॉमन रूट है, और वही सिचुएशन हमें चाहिए, राइट। अब देखिए 1 के लिए क्या होगा, 1 नहीं -1 है, राइट। तो -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। बच्चे ये वाला केस तो हम ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं ना, एंड दैट केम आउट टू बी अ वैलिड सॉल्यूशन। तो आप काउंट कर लें नंबर ऑफ अल्फा में कितने मिले, -1 एंड 0, 2 सच पॉसिबल अल्फा आर देयर, ठीक है। नेक्स्ट, if parabola with focus this touches x and y axis at a and b respectively, then area of triangle OAB is, where O is origin। देखो पैराबोला पे क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड ही होगा, और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता, किसी भी लेवल का वो क्वेश्चन हो। यहाँ पे देखें हमारे पास x एंड y एक्सिस आर द 2 टेंजेंट्स, ठीक, एंड ये पॉइंट है 0,0, तो ये तो फोकल कॉर्ड होगी, ये हमें पता है क्योंकि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये पॉइंट तो डायरेक्ट्रिक्स पे होगा, वो तो फिक्स्ड है, एंड दिस विल बी अ फोकल कॉर्ड। ये पॉइंट A है और ये B है ना, और ये पास करता है फोकस से, दैट इज 2/5, 4/5, ठीक है। अब बच्चे आप रिकॉल करें वो सारी प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी है, ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिलेटेड आपने क्या पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी जो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों के लिए अप्लाई होती है, दैट इज पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज सबटेंस राइट एंगल एट द फोकस। सो कैन वी से पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, राइट। ये वाला पोर्शन यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, और ये वाला पोर्शन ऑफ टेंजेंट आल्सो सबटेंस 90 डिग्री एट द फोकस। परफेक्ट हो गया बच्चा, ये है परपेंडिकुलर टू AB, और A पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो अगर मैं उसके कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से लिख देती हूँ, अब परपेंडिकुलरिटी कंडीशन को यूज करते हमें A एंड B मिल जाएंगे। बताएं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप तो नोन है ना बच्चा, 4/5 - 0 अपॉन 2/5 - 0 व्हिच इज 2, इसका स्लोप 2 है, मतलब इसका स्लोप -1/2 होना चाहिए। सो -1/2 इज इक्वल टू 0 - 4/5 अपॉन A - 2/5, राइट। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लें, 5A - 2 बच्चा है, इसे कर देते हैं हम क्रॉस, वी गेट 5A - 2 इज इक्वल टू 8 एंड A इज इक्वल टू 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही हमें मिल गए 2,0। उसी तरह से 0,B के कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप्स को यूज करें, दैट्स इट। हमें इसका स्लोप -1/2 चाहिए, सो -1/2 इज इक्वल टू B - 4/5 अपॉन -2/5। बच्चा दोनों तरफ से हम माइनस को करते हैं इग्नोर, आज इट इज क्रॉस कर देते हैं, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप। लेट मी डू इट एज इट इज, दिस इज 1/5 इज इक्वल टू B - 4/5, बच्चा B इज 1, तो ये पॉइंट आ गया 0,1। अब सब कुछ है बच्चे आपके पास, इस राइट ट्रायंगल, राइट। सो हाफ बेस इनटू हाइट से हम कर लेते हैं, सो इट इज हाफ इनटू दिस इज 2 यूनिट एंड दिस इज 1 यूनिट, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, f of x बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ f of x इज इक्वल टू 0। इस तरह के सिचुएशन में ना ग्राफ बना लो, बेफिक्र होकर ग्राफ बनाओ इसका फंक्शन का। सो उसके लिए वी रिक्वायर डेरिवेटिव 6x² - 6, बच्चा ये पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, x - 1 x + 1, वी गेट -1 1, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब माइनस एंड फिर से -1 तक ग्राफ अपवर्ड मूविंग होगा, उसके बाद डाउनवर्ड मूविंग, फिर अपवर्ड मूविंग, राइट। तो चेक कर लेते हैं, -∞ पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -∞ आ रहा है। सो ग्राफ -∞ से ऊपर मूव करना स्टार्ट किया, और -1 पे इसका वैल्यू आ रहा है -2 + 6 + 1 5, इसका मतलब ये कुछ इस तरफ होगा, सो -1,5। उसके बाद ग्राफ डाउनवर्ड मूव करेगा, एंड 1 पे इसका वैल्यू आएगा आज 2 + 1 3 -6 -3, राइट। सो 1, -3 इस तरह से। उसके बाद ग्राफ इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, फाइन है। अब देखें, आप f of x के ग्राफ बनाने की कोशिश ना करें, ऑल व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज f of something इज इक्वल टू 0।
और वो समथिंग क्या होगा यहां से आप चेक करो। एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हर तरह के क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन लोकेशन का तो पता चल सकता है ना, बस लोकेशन को आप स्टडी करो। ये -1 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉजिटिव है, इससे आप लेफ्ट में आ जाओ क्योंकि एक रूट लेफ्ट में है, तो -1 से छोटा इंटीजर ले लेते हैं -2। -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली हम बताएंगे कि -2 का लोकेशन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, ठीक है। सो -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज -16 एंड दिस इज 12 + 1, नेगेटिव आ रहा है, तो एक रूट तो कंफर्म है बच्चे, वो -2 से -1 के बीच में है। तो अगर मैं उस रूट को x1 कंसिडर कर लूं तो वो कोई फिक्स्ड वैल्यू ही है, बस इस इंटरवल में है, ठीक। सेकंड रूट पे आ जाएं, -1 है, इसके राइट में 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग देख लेते हैं, वो पॉजिटिव आ रहा है, एंड 1 यहाँ पे है तो कंफर्म हो जाता है 0 से 1 के बीच में इसका सेकंड रूट लाई करता है। एंड देन थर्ड रूट का लोकेशन देखते हैं, यहाँ पे 1 है बच्चे, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करो, दिस इज 16 -12 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हो गया। तो थर्ड रूट इज इन द इंटरवल 1 to 2, परफेक्ट है। अब हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो है x1, x2 एंड x3, और हमें f of x x1 कितनी बार बनेगा एंड f of x x2 कितनी बार और f of x x3 कितनी बार बनेगा, इसे टोटल करके हमें कंप्लीट आंसर देना है, राइट। तो चेक करते हैं, x1 -2 से -1 के बीच में है, मुझे यही तो चेक करना है कि f of x का वैल्यू x1 कितनी बार होगा। तो ये y = f of x का ग्राफ है, आपको y = x1 लाइन ड्रॉ करना है और देखना है कितनी बार वो इंटरसेक्ट करेगा, और x1 का वैल्यू -2 से -1 के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में कोई लाइन आएगी, राइट, और वो क्लियरली ग्राफ को 3 बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमें 3 सॉल्यूशंस मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, x2 0 से 1 के बीच में है, तो y = x2 लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये 0 है, ये 5 है, मतलब यहाँ पे कहीं होगा, और इसके बीच में अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो 3 बार तो इसे कट करता ही है, राइट। अब आगे बढ़े, x3 इज बिटवीन 1 and 2, 1 and 2, उसके बीच में फिर से 3, सो इन टोटल वी गेट 9 सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा 0 to infinity इंटरवल है, log t, t² + 2t + 4, मिक्सचर ऑफ फंक्शंस है। क्लियर है एक चीज, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि उससे ये कॉम्प्लिकेट ही होगा। अब वे आउट क्या है हमारे पास, ध्यान से देखें, जब लॉग का प्रेजेंस होता है एंड कोई अलजेब्राइक क्वांटिटीज भी होती हैं, तो हम उसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से अगर सॉल्व करते हैं, दैट इज ऑलवेज ए बेटर चॉइस। और उसके लिए इस क्वाड्रेटिक को आप, अब x² + a² फॉर्म है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, x = a tan θ, राइट। तो dt फॉर अस इज √3 sec² θ dθ। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, दिस इज ln √3 tan θ -1, t है ना बेटा, t इज दिस -1, डिनोमिनेटर पे आ जाए, t + 1 का होल स्क्वायर मतलब 3 tan² θ + 3, दैट विल बिकम 3 sec² θ, एज इट इज लिख देते हैं 3 sec² θ, और बचा dt की जगह पे है √3 sec² θ। ये हो गया कैंसिल और एक √3 यहाँ पे रह जाता है। लिमिट्स फॉर द न्यू वेरिएबल बेटा, जब t का वैल्यू 0 है तो tan θ 1/√3 है π/6, और जब t का वैल्यू इन्फिनिटी है तो tan θ इन्फिनिटी है, दिस इज π/2, परफेक्ट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज log √3 tan θ -1/√3, उसे तो हम बाहर ही मूव कर दें, बेटर है, एंड लिमिट्स π/6 to π/2। अब बच्चे जब भी लॉग के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, शिफ्ट प्रॉपर्टी, वही आपके पास वे आउट है। अब जैसे आप इसमें शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, वी गेट दिस इज π/6 π/2 log √3 tan a + b दैट इज 2 π/3 -θ, ठीक है, विथ इट -1 बेटा अपॉन √3 एज इट इज, परफेक्ट। अब हम इस कंपाउंड एंगल को एक्सपांड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे दोनों आई को ऐड करते हुए, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो अहेड, दिस इज log √3, बच्चे tan a - tan b, सो दैट इज -√3 - tan θ अपॉन 1 + tan a × tan b, दैट इज 1 - √3 tan θ एंड -1, ठीक है, अपॉन √3 dθ। बच्चे क्विकली यहाँ पे बस एलसीएम लेके हमें सिंप्लीफाई ही करना है, π/6 π/2। यहाँ देखें दोनों जगह पे माइनस है, तो बेटर है यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, इससे ये भी एडवांटेज मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे √3 tan θ -1 है, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटर है √3 × √3 बेटा, दैट बिकम्स 3, एंड ये है √3 tan θ,
फाइन है। अब जब हम -1 करेंगे, यहाँ पे ही ध्यान देना आप, सो 3 + √3 tan थीटा माइनस माइनस दैट इज +1 एंड -√3 tan थीटा। बच्चे ये हो जाता है कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ 4 अपॉन दिस। ठीक है, तो अगर मैं इसे एग्जैक्टली जो बन रहा है वो लिख दूं, दिस इज 4 अपॉन √3 tan थीटा -1 यस अपॉन √3 d थीटा। बच्चा सेम लिमिट के साथ है। ठीक, अब हम दोनों फॉर्म्स ऑफ i को ऐड कर देते हैं, इनिशियल फॉर्म दैट वी हैड एंड शिफ्ट प्रॉपर्टी के बाद का। आप ध्यान से देखें, दोनों में डिनोमिनेटर में √3 है, सो 2i इज इक्वल टू 1/√3 हमने बाहर मूव कर दिया, π/6 एंड π/2। अब हमारे पास है log m प्लस log n एंड विल राइट log ऑफ m इंटू n। तो क्लियरली ये वाला पार्ट हो जाएगा कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विथ log 4। खत्म हो गई बात बच्चे। ये तो है कांस्टेंट, उसे हम 2 log 2 भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी विल राइट अकॉर्डिंगली। एंड d थीटा π/6 टू π/2 इंटीग्रेशन के बाद ये जनरेट करता है π/3। बच्चा ये है 2i, 2 कर देते हैं कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विथ π/3 √3 ln 2। चेक कर लेते हैं, पाई ln 2 एज इट इज k √3, k का वैल्यू पूछा गया है एंड दैट इज 3। क्लियर है? नेक्स्ट, in isosceles triangle ABC, AB is equal to AC. If coordinates of A are 2, 2 and median through B and C are this and this, then slope of BC is। देखो बच्चे, जो इस तरह का क्वेश्चन है ये तो हम किसी भी हाल में सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल पर्टिकुलरली क्वेश्चन ने बताया है और हमें स्लोप ये 2, 2 है ना, ये दोनों आर्म्स इक्वल है और हमें स्लोप इसका पूछा है, तो हमें क्या बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करने की एक्चुअली जरूरत है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का केस है, तो हमें जो रेगुलर प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग होता है उसमें जाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए से जो हम मीडियन ड्रॉ करेंगे वही बीसी के लिए ऑल्टीट्यूड की तरह एक्ट करेगा। तो किसी तरह से अगर हमें ए के कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन का पता चल जाता है तो वहां से इसका स्लोप आ जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो स्लोप ऑफ बीसी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस मीडियन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास बी एंड सी वाली मीडियन है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें सेंट्रॉइड मिल जाएगा और सेंट्रॉइड को जब आप ए से कनेक्ट करते हैं वही तो मीडियन की तरह एक्ट करती है फॉर द थर्ड वर्टेक्स, राइट। तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हुए सेंट्रॉइड फाइंड कर लेते हैं, दोनों को कर देते हैं ऐड। 6y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2/3, y का वैल्यू 2/3 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो बेटा। 3y इज 2, ये 2 है, इसे इधर शिफ्ट किया, 2x इज 4, x इज 2, तो ये पॉइंट आ गया 2, 2/3। तो बच्चा स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी 2 - 2/3 व्हिच इज 4/3 एंड 2 - 2 एंड दैट इज 0, मतलब इसका स्लोप अनडिफाइंड है, दैट मींस इट इज केस ऑफ ए वर्टिकल लाइन, सो दिस इज केस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप क्या आ गया 0। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको एक्स्ट्रा यहाँ से पता चला उन्हें पॉजिटिव वे में बिल्कुल ग्राफ करें, ताकि अगर फाइनल एग्जाम में वो चीजें आ जाती हैं वी शुड बी एबल टू टेक यूज ऑफ देम, डिस्करेज नहीं होना किसी भी तरह से। ठीक है, सो क्लोजिंग इट हियर।